इलेक्ट्रिकल में मैं कल आपकी मार्केट करवाऊंगा, ठीक है। ऐसे हम और मार्केट करेंगे। अभी फिलहाल मैं टॉपिक की तरफ आगे कैरी फॉरवर्ड करती हूँ, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट कर दूँ फिर, क्योंकि अभी उसके अंदर कॉस्ट फैक्टर वगैरह मैंने आपको बेसिक्स डिटेल में हमें पढ़ना है। तो इसमें जरा हेडिंग डालेंगे। अब यहाँ सुनिएगा जरा, अब थोड़ी देर आधे घंटे यहाँ सुनिएगा सब। मैंने आपको बताया था, कोई बीच में बोले थे, ठीक है। मैंने आपको मास्क लगाओ लोकेश, तुम भी मास्क लगाओ, कपड़ा बांध लो। अब मेरे पास सुनिए जरा आप बहुत ध्यान से। मैंने आपको बताया वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज रिलेशनशिप बताई थी मैंने। किस केस में? पहले एक प्योर इंडक्टिव सर्किट लेंगे जिसमें सिर्फ इंडक्टर था, फिर लिया जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर था, फिर एक लिया जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टर था, ठीक है। उससे हमने ये रिजल्ट निकाले होंगे, उसमें हमने फिर एक रिजल्ट निकाले कि अगर रेजिस्टर का केस है, खाली उसके अंदर रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज के बीच में 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। मतलब जहां करंट वोल्टेज होता है वही करंट होता है, ठीक है। उसके बाद आया ये था आर के लिए, फिर मैंने बताया एल के लिए। वोल्टेज V और करंट क्या है? 90 डिग्री लैग करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा, तो ये 90 डिग्री पीछे चलेगा, ठीक है। उसके बाद में कैपेसिटर, यानी इसमें सिंपल सी बात है कि वोल्टेज और करंट के बीच में मैं वर्ड्स में लिख देती हूँ, V and I are in सेम फेज, फेज से। इंडक्टर में वोल्टेज लीड, करंट लैग, 90 डिग्री, सिर्फ 90 डिग्री का, तो आपको पता है क्यों, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 90 पे रहती है, साइन लेते हैं ना, मैक्सिमम वैल्यू 90 पे रहेगी। मैक्सिमम जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा तभी क्या नाम है, करंट जो चार्ज है आपका, उसके बाद में आपकी करंट फ्लो होनी शुरू होगी, पहले 0 से बढ़ के मैक्सिमम तक जाएगी, ठीक है। फिर करंट लीड, वोल्टेज ये बताया, ठीक है। ये उस केस में था जब प्योर रेजिस्टर था, प्योर रेजिस्टिव सर्किट का सिर्फ R था, या सर्किट में सिर्फ L था, या सर्किट में सिर्फ C था। अब हम चलेंगे इसकी आगे की कहानी, क्योंकि हमारे को मैंने बीच में इसलिए रोके हैं क्योंकि अभी आपको सारे सर्किट्स का पावर फैक्टर बिल्कुल डिटेल में पढ़ा के उसके बाद हमारे को में फायदा है। अरे मेरे पास हेडिंग डालिए, वही हेडिंग डालनी है इसमें, एक मिनट और सुनिए। जैसे वोल्टेज और करंट के बीच में मेन हेडिंग है वोल्टेज एंड करंट फेज रिलेशनशिप, फेज रिलेशनशिप, ठीक है। व्हेन दो केसेस हो सकते, ठीक है, आर एल सीरीज में हो, ठीक है, आर सी सीरीज में हो, ठीक है। और एक केस क्या हो सकता है, एल सी सीरीज में हो, या मैं कह लूं आर एल सी तीनों सीरीज में। अरे मेरी बात समझ, पहले टॉपिक समझ लो, क्या बहुत इजी हो जाएगा करना आपको, समझ आ रही मेरी बात। पहले खाली आर लिया था, फिर खाली एल लिया था, फिर खाली सी लिया था। अब हम क्या कह रहे हैं, हम सीरीज में सर्किट उठा रहे हैं, ठीक है, दो का कॉम्बिनेशन, और एक तीसरा आप उठाएंगे आर एल सी तीनों सीरीज में, ठीक है। इसी में आपका उसके बाद आएगा, हम लेंगे पैरेलल वाला केस कि आर एल सी पैरेलल, उसमें तो एक ही केस ले लेंगे, ठीक है, आर एल सी तीनों एक में छोड़, ठीक है। तो लिखिए जरा, इसको लिखिएगा पहले, वोल्टेज एंड करंट फेज रिलेशनशिप, वोल्टेज एंड करंट फेज रिलेशनशिप। सबसे पहले लिखिए व्हेन R and L in series, when R and L in series, ठीक है बच्चों, लिखिएगा, लिखिए पहले डायग्राम बनाते हैं, जरा देखिएगा, पहले डायग्राम देखो भाई, डायग्राम बनाना, R और एल सीरीज भी पहले भी अलग कर, तो मैं क्या करूंगी, एक तो आर हो गया
और ये क्या हो गया L, और इसके अक्रॉस क्या लगाऊंगी, ये तो काफी सीरीज में, और क्या लगाऊंगी यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, ये क्या है R, ये क्या है L, इसकी वोल्टेज VR और इसकी वोल्टेज VL, ऐसे ही होगा, आया ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, मत नोट करो, पहले यहाँ देखो, इसकी वैल्यू क्या होगी V, और इसकी इक्वेशन क्या होगी Vm sin ओमेगा। आई मेरे पास समझ, सुन लो पहले, R को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इसी में हम नेक्स्ट लेंगे जब R और C सीरीज में हो, R और C, तो ये इंडक्टर के कैपेसिटर, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, 2-3 बार बताऊंगी, आप सब सुनेगा, आपको इजी लगेगा, तभी समझ आएगा। इतनी बात सबको समझ आ रही है, कहीं जैसे मतलब लगे कि नहीं समझ आ रहा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस इक्वेशन, तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। अब सुनिए, इसके अंदर क्या पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर RC इजी हो जाएगा, फिर आपके लिए RLC कोई भी कॉम्बिनेशन आए आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, चाहे वो सीरीज का हो चाहे वो पैरेलल का, ठीक है। आप आओगे डायग्राम में, सर्किट में दिखाया गया है कि R और L सीरीज में है, जिसमें हमने एक वोल्टेज सोर्स AC अप्लाई किया है जिसकी वैल्यू है V, और उसकी इंस्टेंटेनियस इक्वेशन तात्क्षणिक मान है V Vm sin ओमेगा t। अरे मेरे पास समझ। उसके बाद में आप कहेंगे, अब हम जानते हैं कि we know that R के केस में, रेजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, ठीक है। जिधर वोल्टेज होगी उधर ही क्या होगी, करंट, समझ आ रहा है मेरा। अब उसने कहा, अब आप दूसरा लिखोगे, सीरीज सर्किट में R के साथ में L जुड़ा हुआ है, ठीक है। L के केस में वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, यानी अगर वोल्टेज आपका यहाँ पे है, आपको हर बार सिर्फ 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दिखाना है, वो आपकी मर्जी है कि आपको कैसे दिखाना है, मैं बता देती हूँ कैसे। यहाँ सपोज आप वोल्टेज दिखा दो, VL वोल्टेज दिखाई दे रहा है सबको, तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री कब आएगा, ऐसे तो आएगा, तो 90 डिग्री यहाँ पे क्या आ जाएगा IL, समझ आ रही है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए, मतलब वोल्टेज हर बार लीड करना चाहिए। अब इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते हो, इसमें वोल्टेज लीड करेगा ना इंडक्टर में, मैंने वहां लिखा भी है, वोल्टेज पहले चलेगा और 90 डिग्री के बाद में क्या चलेगा, करंट चलेगा इंडक्टर के केस में। इसको अगर मैं कई बार तो ऐसे बनाऊंगी, कई बार इसको ऐसे बनाऊंगी, ये वोल्टेज है, वोल्टेज अगर मैंने x एक्सिस पे बनाई है तो मुझे कितने डिग्री का डिफरेंस दिखाना है, 90 डिग्री का। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं 90 यहाँ लूं या मैं 90 यहाँ लूं, ऐसे तो आएगा समझ। तो आपको पता है 90 डिग्री पीछे चलना है, 90 डिग्री पीछे, तो अगर 90 डिग्री, क्योंकि करंट तो लैग कर रही है ना, करंट तो आपकी लैग कर रही है, 90 डिग्री पीछे चल रही है वोल्टेज से, तो ये तो पॉजिटिव वाला एक्सिस हो गया, और ये क्या है, ये तो पॉजिटिव 90 है ना, और ये क्या है नेगेटिव 90, ये पॉजिटिव π/2 है ना, और ये क्या है -π/2, इधर π/2 प्लस है ना, तो इधर -π/2 हो गया, हाँ या ना। और हमें क्या करना है, करंट को क्या दिखाना है, लैग दिखाना है, करंट को पीछे दिखाना है। तो करंट आप इस पे थोड़ा दिखाओगे, क्योंकि वोल्टेज लीड कर रहा है ना, तो वोल्टेज 0 पे है, तो अगर आपने +90 पे करंट तो आपने आई यहाँ दिखा दिया, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपकी जो करंट है वो पहले चल रही है, करंट +90 पे है और वोल्टेज 0 पे है, तो +90 का मतलब है कि आप करंट लीड कर गई, समझ आ रही है। हर बार अलग बना होगा बुक के अंदर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे मैडम ने गलत पढ़ाया या हमने गलत पढ़ाया या हमने गलत समझा। तो मैं आपको तीनों चारों फिगर समझा रही हूँ, आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि हम क्या बनाना चाहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपको कहाँ पे बनाना होगा, यहाँ बनाना होगा, पीछे चल रहा है ना, यहाँ पे दिख रही है आई, ठीक है। अब एक कहानी और उसकी, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने क्या कहा, वोल्टेज 90 से स्टार्ट हो रहा है +90 से, ठीक है, और करंट किससे स्टार्ट हो रहा है, ये वाली एक्सिस कितने की होती है 0, कंफ्यूज क्यों हो गई भाई, यही तो होता है 0 π/2, ठीक है, ये माइनस में होगा
ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा -5/2। यही तो कहा मैंने, इसको तो वोल्टेज की कोई जरूरत भी नहीं है, तुम इसकी बात करो ना खाली। अरे मेरी बात समझ, हाँ या ना, इसको आप 3/2 बोलते हो, ठीक है। अब देखिए बना, अब अगर मुझे तो इंडक्टर बताना है, अब इसकी मर्जी है कैसे बनाना है, मेरी मर्जी में कैसे बनाना है, ठीक है। थोड़ी देर में ऊपर चले जाओगे विशाल से। तो इसमें क्या होगा आपका, अगर मैं इसको बनाऊं तो मैं क्या करूंगी, अगर मैंने यहाँ पे तो मैंने एक्स एक्सिस पे वोल्टेज दिखाया, इसलिए मुझे यहाँ करंट, इसलिए मुझे यहाँ करंट दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, ये तो मेरी मर्जी है ना, उसने थोड़ा ना कहा कि वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे दिखाओ, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये फेजर डायग्राम है, वेक्टर डायग्राम है, मेरी मर्जी है मैं कैसे करना चाह रही हूँ। 2+3 करना है, मैग्नीट्यूड क्या आएगा 5, तो मेरी मर्जी मैं 2 इधर चलाऊं या मैं 2 इधर चलाऊं, डायरेक्शन थोड़ा दी है उसने, मुझे थोड़ा उससे कहा कि इधर ही चलाओ, समझ आ रही मेरी बात। 2 पाई को चलना है, तो 2 पाई चाहे तो मैं उस 2 पाई को तो चाहे एक ऐसे है ना, अब चाहे तो मैं 0 से स्टार्ट करके एक साइकिल 2 पाई तक ले लूं, और मेरी मर्जी में π/2 से लेके एक साइकिल यहाँ तक ले लूं, बात तो फिर भी वही है ना, बात तो 2 पाई की हुई ना, हाँ या ना, समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। मैं सिर्फ यही एक चीज बहुत अच्छे से समझाती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बता रही हूँ हमारे हमारे सर ने बहुत अच्छे से समझाया था फर्स्ट ईयर में, लेकिन जब उन्होंने समझाया था तब हमने ढंग से समझा नहीं, फिर क्लास तक समझ लिया है, फिर जब तक खुद बैठ के भी पढ़ा, और इस चीज को समझने में समझा सही समझ तभी आया जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि एक और सब्जेक्ट तो मेरा है नहीं, है ना। जब इस पर कमांड बनानी शुरू करी तो अब मुझे इलेक्ट्रिकल ज्यादा इजी लगता है, समझ आई नहीं बात। तो ये बात आपको समझ आ गया, आप कहीं से कहीं तक भी लो, ठीक है ना, क्लियर है नहीं वाली बात। ये वही वाली बात हो गई कि मुझे इससे 10 रुपए लेने हैं और आपको 10 रुपए देने हैं, इससे तो मुझे 10 रुपए लेने हैं और आपको 10 रुपए देने हैं, तो क्या होगा कि मैं इससे लेके इसे ना दूं, मैं क्या कहूँ आप डायरेक्टली इसको दे दो। ये वही कहानी है, आपको एक साइकिल पूरी करनी है। एक साइकिल क्या है, 0 से आप स्टार्ट होके लास्ट 0 पे ही खत्म होगा, एक तो मतलब वो यस और नो, इसी तरह 0 से इनिशियल 0 मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिव मैक्सिमम और फिर 0 खत्म, यहाँ पे एक साइकिल। तो ऐसी ही वाली साइकिल होगी, मैं क्या कह रही हूँ, मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0 और मैक्सिमम एक साइकिल। अब इसको ऐड करके देख लीजिए, π/2 से करके 0 π/2 टोटल 2 पाई आता था ना यहाँ तक, आप क्या करते π/2 इसको जोड़ो फिर इसको जोड़ो, यही वाली वैल्यू है। अरे मेरे पास समझ, तो आपको तो एक साइकिल के बारे में बात करना है, वो आपकी मर्जी है, आप उसे कहाँ पे दिखाना चाहिए। तो जैसे मैं इसके अंदर बता रही थी कि यहाँ तो मैंने ये वोल्टेज एक्सेस ये वाला लिया, ठीक है। अब सपोज मैं जो हूँ मैं वोल्टेज यहाँ लेना चाह रही हूँ, वोल्टेज मैं y एक्सिस पे लेना चाहती हूँ, जैसे मैंने यहाँ बताया, तो कितने डिग्री का डिफरेंस होगा इंडक्टर के केस में करंट और वोल्टेज में, 90 डिग्री का, तो भाई ये 90 डिग्री का नेगेटिव में जा सकते, करंट नेगेटिव ही होती है, करंट नेगेटिव भी चाहिए, तो यहाँ पे पहुंच जाओ, समझ आई मेरी बात। वोल्टेज नेगेटिव कर लो आप, लेकिन वो नेगेटिव भी होगी तो सिर्फ इसे मैं यहाँ पे नेगेटिव का मतलब माइनस से नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब है इमेजिनरी एक्सिस, समझ आई मेरी बात। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज ली है 90 डिग्री का डिफरेंस, तो करंट कहाँ लेनी पड़ेगी, ऑब्वियसली 0 पे लेनी पड़ेगी। वोल्टेज 90 से स्टार्ट कर दी ना आपने ब्याज, यहाँ पे आपने वोल्टेज कितने से स्टार्ट की 90 से, तो करंट कितनी, करंट को पीछे करना है ना, करंट को पीछे करना है ना, तो 90 ज्यादा होता है 0 ज्यादा होता है, 90 ज्यादा होता है, समझ आ रही बात। एक आदमी तो क्या कर रहा था, पहले 0 से चल रहा था, 0 मिनट पे एक तो 1 सेकंड पे दौड़ गया और एक 5 सेकंड पे दौड़ा, तो लेट कौन दौड़ा, 5 सेकंड वाला, हाँ या ना। अब इसी का दूसरा समझ लो, एक दौड़ा, एक क्या कर रहा था 2 मीटर आगे जाके खड़ा था, 2 मीटर आगे जाके खड़ा था, और एक 2 मीटर पीछे खड़ा हुआ, एक 0 मीटर पे खड़ा था, एक 2 मीटर पे खड़ा था, ठीक है, घुमा कर बताओ, ठीक है, एक समय से बताया हमने टाइम से और एक में मीटर से बताया, तो एक तो 2 मीटर से दौड़ा और एक 0 मीटर से दौड़ा, तो लीड कौन करेगा, 2 मीटर वाला, वही कहानी आ गई। कहानी वही है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस याद रखना है, कौन सा लीड कर रहा है कौन सा लैग कर रहा है ये ध्यान रखना। तो जैसे मैं यहाँ की बात करूँ, अगर मैंने इसको 90 से दिखाया वोल्टेज को, तो करंट को तो भी पीछे दिखाना है ना, तो करंट को कितने से दिखाऊंगी, 0 से, तभी तो टोटल कितना होगा 0, 90 - 0 कितना हो गया 90
90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। तो यानी वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ये जीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जीरो एक्सेस हो गई, सॉरी ये हो गया। तो आप इसी तरीके से समझ आ रही है मेरी बात को? हाँ या ठीक, इतनी लाइन सबको समझ आ रही है जो मैंने बोली है, क्लियर है? अब आप एक काम करो, इसको सर्किट को बनाओ, इस सर्किट को बनाओ और इसमें लिखिएगा, सुनो मेरी बात, फटाफट इसी लाइन को फटाफट लिखोगे इस सर्किट में। क्योंकि R और L, सुन लो आगे लिखोगे अभी, क्योंकि R एंड L सीरीज के अंदर है। R के केस में करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, मतलब वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। तो आप इसे ऐसे बना के दिखाओगे, पहला फेजर डायग्राम वोल्टेज और करंट और VR I रेजिस्टर। फिर देखिए इसी सर्किट में इंडक्टर सीरीज में जुड़ा हुआ है। इंडक्टर में के केस में वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, जिसमें वोल्टेज लीड करती है और करंट लैग करती है। तो आप क्या दिखाओगे, इसको ऐसे दिखा दो, ये आपने वोल्टेज दिखा दी और यहाँ पे ये करंट और ये 90 डिग्री। समझ आ रही है? चलो कैसे चलेगा ये, ऐसे हाँ बनाओ दो चार चीजें उसके बाद जो मैं लिख रही हूँ उसको लिख दो। बच्चों यहाँ देख लो, यहाँ सुनो, V जो है RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, वर्ग माध्य मूल मान ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, प्रयुक्त वोल्ट का, ठीक है? और इससे जो फ्लो करने वाली करंट I इज इक्वल्स टू RMS वैल्यू ऑफ लाइन करंट। लाइन और फेज करंट आपको नेक्स्ट में बता देगा, फिलहाल तो आप लाइन करंट इसको नाम लो, ठीक है? इतने काम का इस वोल्टेज, इस RMS या सुनो, इस RMS वैल्यू, इस अप्लाइड वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ये RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है? जो AC होता है वो RMS होता है। इसकी वजह से जो करंट होगी वो भी क्या होगी, RMS होगी। तो मैंने इसको कह दिया RMS वैल्यू ऑफ करंट। आप लाइन करंट छोड़ दो, आपको करंट है, इससे आपको कंफ्यूजन ना होना, आप वो चीज, ठीक है? उसके बाद VR क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस। या सुनो, VR क्या है, वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस। और इसका जो, क्योंकि आपको पता है प्योर कोई चीज नहीं होती, ये मैंने कल भी बताया। तो कॉइल के अंदर भी क्या होगा, इंडक्टर के अंदर भी क्या होगा, कुछ ड्रॉप होगा। इसको हम रेजिस्टेंस नहीं कह सकते, लेकिन वो होता ड्रॉप ही है, वो होता वोल्टेज ड्रॉप। इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। तो मैंने यहाँ लिखा है VL इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी X। समझ आ रही मेरी बात? करो जल्दी से। इसे रख दो। यस। उसके बाद लिखिएगा
हो गया बच्चों? बताओ क्या देखिएगा, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो। उसके बाद में जब हमें वोल्टेज ड्रॉप पता लग गया तो यानी में V की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? सर्किट आपका यही था। जितना ज्यादा सामने देखोगे उसके बाद नोट करके उतना ज्यादा समझ आएगा। यहाँ देखो सीरीज में करंट बराबर होती है, तो इसलिए मैंने करंट को I नाम दिया। I बराबर I प्लस I, वो इक्वल ही रहेगी। I बराबर इनका भी इक्वल टू आउटपुट सीरीज में इक्वल होती है। ये मैंने दिखाया VR, ये मैंने दिखाया V, ठीक है? अब मुझे ड्रॉप की वैल्यू लिखनी, ठीक है? तो ड्रॉप क्या होगा? वैल्यू ऑफ ड्रॉप, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, यू कैन से एन, ठीक है? तो सबसे पहले हम रेजिस्टर के लिए देखते हैं। रेजिस्टर के लिए क्या होगी V की वैल्यू? IR, वैल्यू तो हमेशा IR ही होती है ना, V इक्वल टू, तो आपने क्या करा VR इक्वल्स टू IR, ठीक है? इसके केस में, इन केस ऑफ रेजिस्टर, अब इसके केस में इन केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर केस में भी है तो वो वोल्टेज ड्रॉप ही ना, लेकिन V इक्वल टू IR नहीं लिख सकते। फॉर्मूला तो ओम्स लॉ ही रहेगा, वो नॉन ओमिक हो जाएगा, ठीक है? V इक्वल टू IR ही रहेगा, लेकिन हम R नहीं लेंगे, क्या लेंगे? क्या लेंगे R की जगह? XL, XL। V इक्वल टू VL लिख दो यहाँ पे, तो सिंपल ये तो ये बता रहे हैं रेजिस्टर। आपको हमेशा जनरल अप्रोच नहीं छोड़नी। V इक्वल टू IR होता है, यहाँ सुनो, V इक्वल टू IR होता है। अब रेजिस्टर है तो V इक्वल टू IR लिख दो। अब इंडक्टर है, वहाँ पे R नहीं होता, R का नाम क्या हो जाता है? X, ठीक है? और L के लिए तो XL लिख देंगे और C के लिए तो XC लिख देंगे, ठीक है? तो V इक्वल्स टू IR, लेकिन R नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आगे मेरी बात समझ डन है वाली बात? लिखो फटाफट जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। हो गया? स्पीड नोट करो और ये स्पीड बढ़ा। आगे बात समझ लिया? अब देखो जरा, अब हमें क्या करना है? हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है? अब देखिएगा जरा पहले मैंने आपको फेजर डायग्राम बनवाया, यहाँ देखो आपको फेजर डायग्राम बनवाया मैंने, कैसे? यहाँ देखो R के केस में क्या था? VR इधर ही था, IR भी इधर, आया ना? फिर मैंने एक चीज करते हैं R के केस में, ठीक है बच्चों? सब लोग ध्यान नोट मत करो। फिर मैंने आपको एक बताया था, यहाँ पे मैंने V बनवाया था, यहाँ V बनवाया था, VL, यहाँ क्या बनवाया था? IL, RL कैसे आ गया बच्चों भाई? समझ आ रही है बात? अब मुझे टोटल वैल्यू बतानी है V की। अब मुझे V की टोटल वैल्यू बतानी, ठीक है? अब यहाँ देखिए, अब आप इस दो, एक तो वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर डायग्राम ये हो गया, दो हो गए ना? तो आपको V को जोड़ो, करंट तो सेम ही है, सीरीज में करंट तो बराबर होती है। देखो करंट इधर ही जा रही है और ये भी करंट इधर ही जा रही है, करंट तो आपके एडिटिव हो गई, तो तभी तो है सीरीज में करंट तो इक्वल हो गई, लेकिन वोल्टेज जो होती है वो सीरीज में अलग अलग होती है। तो आपको क्या बतानी है? आपको V की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताओगे? सिर्फ आप V वाला जोड़ो, VR इधर है, ठीक है? तो मैंने क्या करा, इस VR को नीचे भी समझाऊंगी फटाफट। ये VR आपने ऐसे दिया, सब लोग यहाँ देखिए, VR आपने कर दिया और VL किधर है? इस वाले एक्सिस पे, VL आपने इधर दिया। आगे मेरे पास समझ, और फिर ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। समझ आ रही है मेरे पास? ये तो VR था इधर,
इसको जोड़ा, क्या हो गया Bn। तो यहाँ मैंने ये जो क्या मैग्नीट्यूड क्या किया, आ रही मेरी बात समझ, ये क्या हो गया आपका त्रिभुज। भाई एक वेक्टर तो ये था Vr, एक वेक्टर ये था Vl, तो एक ही यहाँ से यहाँ चला, ये यहाँ खत्म हो गया Vr, फिर दूसरा जीरो से इसके टिप से स्टार्ट करके आपस के साथ जोड़ देंगे, ऐसे हो गया, ऐसे ही तो हुआ, और फिर इसको जोड़ दिया, ट्रायंगल बन गया। आगे मेरी बात समझ, तो बचपन से ये तो 6 7 स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो, आगे मेरी बात समझ, लिखिए इसको बनाइए, इसको आगे बनाइए, और उसके आगे लिखिएगा Vr, जैसे मैंने लिखा है ये Vl, ये Vr, और ये क्या हो गया, ठीक है। ये तो 90 डिग्री है, ये वाला, ये तो 90 डिग्री है, ये क्या होगा, ये होगा आपका फाइव, पावर फैक्टर जो है वो यहाँ से समझो, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। ये आपका फाइव, ये फाइव है, इसके बारे में बात करनी है। Now there is O A and O A and अब मुझे O A की वैल्यू निकाल के दिखाओ। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, 90 डिग्री है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट, ठीक है। इंग्लिश वाले से तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लगा दो। OB का स्क्वायर लिख दो वहां पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, सॉल्व करके दिखाओ, निकल जाएगा ऐसा आपको। देखो यहाँ सुनो, देखो OB की वैल्यू क्या है, मुझे बोलते चलो, OB की वैल्यू क्या है, B का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। OA की वैल्यू क्या है, VR, ये R नीचे है, R से क्या बता, जैसे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन सेकंड ईयर, और मैंने नीचे लिख दिया छोटा सा EC, तो वो सिर्फ ये बताता है, वो उसे हम सफिक्स बोलते हैं, SUFFIX। सफिक्स का मतलब है कि वो उस चीज उसकी वैल्यू है, उसको सिर्फ नाम दिया, ठीक है। VR का स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, B, और अभी आपको याद होगा मैंने इनकी वैल्यू लिखवाई, क्या लिखवाई थी, VR की वैल्यू I R का स्क्वायर IR और I XL, ठीक है। I कॉमन ले लो, B स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर, I दोनों में सब कॉमन आ जाएगा ना, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL स्क्वायर, I दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ऐसे ही होता है। B अपॉन I का स्क्वायर, ये यहाँ पे B अपॉन I स्क्वायर, यहाँ देखो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये स्क्वायर हट जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट। B अपॉन I क्या होता है, R बराबर B अपॉन I होता है, लेकिन हम R नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, कल बताया था इम्पीडेंस नहीं लेते थे, जेड भी लेते क्या, कल तो समझाया था यार आपको, मैं क्या बताया था मैंने, जब आप इलेक्ट्रिकल में बात करते हो और सर्किट में RLC है तो उसको हम जेड लिखते हैं, तो B अपॉन I क्या आ जाएगा, जेड, तो यहाँ लिख दो वी नो दैट V अपॉन I इज इक्वल्स टू जेड। R की जगह सिर्फ जेड आता है और कुछ नहीं, टोटल के लिए आता है। जब आपका R XL XC ये सीरीज में है, पैरेलल में हो, तो वहां V अपॉन I कर दो, R नहीं होते, खाली रजिस्टर होता तो R ही हो जाता। समझ आ गई मेरी बात, Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस जहां पे Z क्या है, इम्पीडेंस, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा ना आपकी इम्पीडेंस, ठीक है। क्लियर है बच्चों, आ रहा है समझ, नोट कर लो फटाफट, और इसी में फिर आगे एक लाइन लिखिए।
हो गया नोट? हो गया तो नेक्स्ट चलो, इसी के आगे हेडिंग डालिए, जैसे भी आंसर निकला है। देखिए इम्पीडेंस इसी के अंदर है, इसका सब टॉपिक है इम्पीडेंस, इनको प्रतिबाधा, इनको उसके बाद इम्पीडेंस। आर और एल जब सीरीज में होंगे तो टोटल इम्पीडेंस Z बराबर √R² प्लस XL² के बराबर होगा। तो इम्पीडेंस समझ आ गया कि जब R और L सीरीज में होंगे तो उस केस में जो इम्पीडेंस होगी, प्रतिबाधा इम्पीडेंस जो होगी वो किसके बराबर होगी? R² प्लस XL²। समझ आ गई मेरी बात? उसके बाद में इसमें आगे लिखिएगा, लिखिए देखिए VR इसी के अंदर लिखना VR/V। देखो ये VR/V, यहाँ देखो बच्चों, इसको रख दो। इस वाले ट्रायंगल में देखिएगा, अगर मैं VR बेस अपॉन हाइपोटेनस करती हूँ तो क्या आएगा? cos फाई आया ना? VR/V क्या होगा? cos फाई। देख लो ना, cos फाई बराबर क्या होगा? अगर मैं cos फाई निकालूं तो क्या हो जाएगा? VR/V। समझ आ रही है? VR की वैल्यू क्या होगा? आया अपॉन V। V की वैल्यू क्या? IZ। V की बराबर वैल्यू क्या है? IZ। R की वैल्यू जो है, VR की वैल्यू है IR, VL की वैल्यू है IXL और V की वैल्यू क्या है? IZ। टोटल जो है वो जो V है वो क्या है? टोटल V है। उस टोटल V की वैल्यू IR नहीं हो सकती क्योंकि पिक्चर में R भी है और L भी है, तो क्या हो जाएगा? V IZ। समझ आ गई? इंडक्टर के लिए XL, रेजिस्टर के लिए R और कैपेसिटर के लिए XC और टोटल के लिए Z। R की जगह Z। समझ आ रही मेरी बात? तो V I से I कैंसिल हो जाएगा, तो cos फाई बराबर क्या आ जाएगा? R Z। यही मैंने आपको कल बताया। तो अगर आप यहाँ पे पहले रखोगे इस VR की जगह आप रखो IR, इस V की जगह रखो IZ और VL की जगह रखो IX। तो ये कहानी आ जाएगी आपकी। देखो जल्दी से देखो, यानी आप ये कह सकते हो रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इम्पीडेंस। ये तो मतलब है, ये तो मतलब है R का मतलब रेजिस्टेंस, Z का मतलब इम्पीडेंस। इसको क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। अब लिखिए पावर जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग इसी के अंदर डालो, इसी जो भी कर रहे हैं ना, जहाँ पे इम्पीडेंस आ रहा फिर आप मान लो पावर। लिखो लिखो यदि V = Vm sin ओमेगा t, क्या होगा? V = Vm sin ओमेगा t, I = Im sin ओमेगा t माइनस फाइव, क्योंकि इंडक्टर है ना, रेजिस्टर केस में तो ये डिफरेंस होता ही नहीं है। sin
ओमेगा टी माइनस फाइव, यही होता है। अब हमें पता है B इक्वल टू क्या होता है, बी आई, बी और आई की वैल्यू डालते हैं, उसको सॉल्व करो। मैं इसको सॉल्व करके क्वेश्चन देखती हूँ। जब बी एम आई एम इक्वल टू बी एम आई एम साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी cos फाइव माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव डिवाइड बाय फॉर्मूला लगा लोगे ना, फॉर्मूला लग जाएगा ना, फॉर्मूला सबको पता है इसलिए। हाँ अभी मैथ्स आता होगा ना, ये मैं नहीं बताऊंगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होगा, cos ए प्लस cos बी का भी फॉर्मूला पता होगा, साइन 2a का भी फॉर्मूला पता होगा, cos 2a का भी। साइन 2a cos 2a नहीं बोलेगा, ठीक है। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा। हो गया, इस 1/2 को बाहर दिया उसने, p बराबर 1/2 vm im, क्या बचा cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा t माइनस 5। अब जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखिए। इतनी बात सबको समझ आ रही है, फॉर्मूला लगा लीजिए। आप फॉर्मूला लिख लो, जब आप इसको खोलोगे ना यहाँ से, तो फॉर्मूला आप जैसे आप इसको लिखोगे ना, b की जगह bm im sin ओमेगा t im sin ओमेगा t माइनस 5, तो ये फॉर्मूला लगेगा आपका sin 2 sin a sin b का फॉर्मूला, 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगेगा। जब आप इसको खोलोगे तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ sin a sin b है, तो 2 उस तरफ चला जाएगा। आप 2 sin a sin b का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, ठीक है। a की जगह ये रखना ओमेगा टी और b की जगह ये, ठीक है। एक बार तो प्लस हो जाएगा और एक बार वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, कॉस में, ठीक है। और जो ये वाला फॉर्मूला होता है, ये अपने ऐसे हम जोड़ क्यों, तू साइन में साइन का फॉर्मूला नहीं खोल पाओगे, ऐसी शक्ल बना ली है कि जैसे कभी कुछ ये फॉर्मूला तो सुना ही ना हो। अब फॉर्मूला खुलेगा वहां पे कॉस में, और ये क्योंकि हमारे पास ये 2 नहीं है, इस 2 को इधर ले जाना होगा, पहले पूरा फॉर्मूला को मैंने सब खुल जाए। और हमारे पास क्या सिर्फ ये है sin ओमेगा टी माइनस 9, इस 2 को इधर ले जाना, तो क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी, पहले माइनस होता है ना, a माइनस b, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, सिर्फ ओमेगा टी बचेगा, सॉरी b माइनस, जो भी आपकी वैल्यू आएगी एक बार तो कट जाएगा, ठीक है, 5 बच जाएगा। फिर एक बार प्लस करोगे तो ओमेगा टी जुड़ जाएगा। तो यही तो किया है, ये वाला फॉर्मूला बोल लो मैथ्स के बुक से देखो, ठीक है। अब लिखिए इसके आगे, इसके आगे लिखिएगा, ये 2 में बाहर दिया है तो ये तो एक एवरेज वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। तो वहां पे लिखिएगा cos 2 ओमेगा t माइनस 5, इसके आगे शॉर्ट में यूज हो जाए ऐसे। इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, जब इसकी एक साइड में वैल्यू देखोगे तो 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0। देखिए cos 2 ओमेगा t माइनस 5 का एवरेज 0 होगा, cos 2 ओमेगा t माइनस 5 का एवरेज 0 होगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, क्या बच जाएगा, t vm im cos 5 देखिएगा, इसमें √2 दो अलग कर दूंगा, ये आ जाएगा ना, 2 को √2 में ब्रेक कर दो, ठीक। ये वाली वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट, लिख लीजिए, इसको V से दिखा दीजिए, V आरएमएस I आरएमएस cos 5। अब
देखो इसको नोट करो, फिर उसके बाद से खत्म करो। ये टॉपिक तुम्हारा पूरा है। आ रही है ना तुम्हारी बात समझ? कैलकुलेशन समझ आ रही है? हाँ या ना? कैलकुलेशन समझ आ रही है? ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, इस बी आर एम एस को चाहे मैं कैपिटल बी और आई लिख दूं, ये आई की वैल्यू p इज इक्वल टू b RMS I RMS आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना b RMS को मैंने b से लिखा है, I RMS को मैंने I से लिखा। अब यहाँ देखो, अब हमेशा आपकी दो शक्तियां होती है। अब तक आप जो पावर पढ़ते थे वो केवल आप अपीरेंट पावर पढ़ते थे, आभासी शक्ति, ठीक है। देखो खाली आपको b और I को आप मल्टीप्लाई किया, जो आप आज तक करते आते थे वो है आपकी अपीरेंट पावर, जिसको आप बोलते हो आभासी, जो हमें लगती है आभासी शक्ति, पर वो एग्जैक्टली होती नहीं। लेकिन अगर आप उस आभासी शक्ति के अंदर पावर फैक्टर, ये क्या है पावर फैक्टर, ये क्या है आपका पावर फैक्टर, cos का आपका पावर फैक्टर, शक्ति गुना, अगर आप अपीरेंट पावर के अंदर पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी आपकी ट्रू पावर। ये वाली टोटल तो है आपकी ट्रू पावर। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया उसने कहा अपीरेंट पावर बताओ, तो आपको बी और आई की वैल्यू बतानी। बी और आई की कैसे वैल्यू निकलेगी, आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट से, ठीक है। जैसे नीचे बताया ना, Vm डिवाइड बाय 2 IM डिवाइड बाय अंडर, ये तो हो गई आपकी अपीरेंट पावर। और अगर उसने ये कहा कि आपको ट्रू पावर बतानी है, तो ट्रू पावर आप कैसे निकालोगे, वी आई के साथ में वी आरएमएस और आई आरएमएस का क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, cos फाई शक्ति गुणांक को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि हमने सपोज फाई की वैल्यू 0.8 दी है तो आप cos 0.8 की वैल्यू रखोगे, वी आई की वैल्यू रखोगे, आपकी जो पावर होगी मतलब शक्ति गुणांक को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ट्रू पावर है। बस इतना ही समझ। आगे मेरी बात समझ, इसको हम वॉट्स में नापते हैं, वॉट में, और खाली जो आपकी अपीरेंट पावर है आभासी शक्ति, उसको आप वोल्ट एम्पियर में नापते हैं। P इक्वल टू वी आई को, V का मतलब वोल्टेज वोल्ट और I का मतलब करंट एम्पियर, उसको आप अगर आपको वोल्ट एम्पियर में बताया गया है, वोल्ट एम्पियर, तो वो कौन सी है आभासी शक्ति अपीरेंट पावर। जब आपको वॉट्स में बताया गया है तो वो पावर फैक्टर, आप घर में जो रीडिंग चलती है मीटर्स में वो P इज इक्वल टू वी आई cos फाई से चलती है। समझ आ गया मेरी बात? ठीक है, खत्म हो गया। आगे दिमाग में एग्जीक्यूट कर लो, दिमाग में।